अब हम देखते हैं धातु एवं धातु कर्म। पिछला 3 क्लास हो चुका है धातु एवं धातु कर्म का, ठीक है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पिछले क्लास में हमने देखा था धातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में देखा था कि धातु को जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे और क्या देखे थे, धातु जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, ये हम देख चुके थे पिछले वीडियो में। इसमें का एक लास्ट में जो प्रश्न बचा था वो बचा हुआ था, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया, तो कैल्शियम के जल के साथ अभिक्रिया क्या होगा, कैल्शियम का किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। तो H2O यहाँ पर रहेगा 2H2O। ये क्यों रहता है, संयोजकता के कारण होता है। कैसे होता है वो आप लोग 9वीं में पढ़ लिए हो। इस संयोजकता के कारण उसको और पढ़ाऊंगा तो एक क्लास और लगेगा, ठीक है। एक क्लास नहीं लगेगा, 2 क्लास में होगा उस, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस 2H2O, इसको याद रख लेना। कैल्शियम क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा प्लस H2O, ठीक है। H2O बनाएगा, H2 बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। वैसे ही अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। लोहे मतलब आयरन का जल वाष्प के साथ अभिक्रिया, ये हो गया 3 + 4H2O। ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। फेरिक क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस यहाँ से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है एल्युमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस बनती है। तो एल्युमिनियम धातु, तो एल्युमिनियम धातु का किससे अभिक्रिया हो रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से हो रहा है। तो HCl 6HCl, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर 2 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस यहाँ से भी कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जब एल्युमिनियम क्लोराइड का एल्युमिनियम का किससे अभिक्रिया होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होता है, तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। और इसका रासायनिक समीकरण क्या है, ये है। तीसरा क्वेश्चन है, अम्लराज किसे कहते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं मैं बताया था पिछले ही क्लास में। तो क्या होता है, ये 3 भाग किसका होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा 1 भाग किसका होता है, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। जो सोना को क्या कर दे रहा था, पिघला दे रहा था। ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। 3 भाग किसका, सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग धातुओं की प्राप्ति में, ठीक है। धातुओं की प्राप्ति में आते हैं तो क्या होता है, इसको मैं और अच्छे से समझाऊं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, पृथ्वी बना लेता हूं। ये क्या है, मान लिया जाए हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या होता है, इसके 3 भाग में डिवाइड है ये, ठीक है। ये क्या है हमारा भूपर्पटी, क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ये है हमारा मेंटल, और ये क्या है हमारा कोर, ठीक है। तो पूरे पृथ्वी की बात करूं तो सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है, धातु सबसे ज्यादा तत्व, ठीक है। तत्व के बारे में बात करते हैं, सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर ना, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो पूरे पृथ्वी में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। उसके बाद में पाया जाता है आपका, आयरन को Fe आयरन लिख लेता हूं, ऑक्सीजन, फिर पाया जाता है सिलिकॉन, फिर पाया जाता है मैग्नीशियम, और ऐसे ही नीचे क्रम और बढ़ता है। और मैं भूपर्पटी की बात करूं, पृथ्वी की भूपर्पटी पर बात करूं मैं, तो ये सबसे ज्यादा जो तत्व है वो कौन सा मिलता है, ऑक्सीजन का मिलता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आता है, एल्युमिनियम आता है, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, ऐसे ही ये भी क्या होता है नीचे तक जाते जाता है,
ठीक है। तो जो भी हमारे धातुओं की प्राप्ति पढ़ रहे हैं, तो धातुएं जो है मुख्यतः कहाँ पर है, भूपर पट्टी में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं, भूपर पट्टी में उपस्थित होते हैं। अब जब भी हम क्या करेंगे, धातु निकालेंगे तो एकदम गहराई से 6400 किलोमीटर अंदर तो नहीं चले जाएंगे निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहाँ से निकालते हैं हम लोग, भूपर पट्टी से निकालते हैं। तो धातुएं मुख्यतः कहाँ पर उपस्थित होती हैं, ये भूपर पट्टी पे उपस्थित रहते हैं। इसका भी मोटाई रहता है, लेयर अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है, ठीक है। भूपर पट्टी में उपस्थित होते हैं। और कुछ धातुएं क्या होते हैं, मुक्त अवस्था, और कुछ धातु क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि मुक्त अवस्था में अवस्थित होता है, मतलब जो धातु जो है सोना है वो क्या होता है, मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। जैसे हम यहाँ पर से खुदाई किए, सोना निकाले, ये किसी और तत्वों के साथ अभिक्रिया करके नहीं रहता, ये स्वयं रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है, उसी को बोल रहा है। और कई जैसे कि संयुक्त अवस्था में रहता है, जैसे आयरन के ऑक्साइड हो गए और कॉपर के भी जो होते हैं ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं। सामान्यतः सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी देखे थे, सक्रियता श्रेणी देखे थे ना। सबसे ऊपर में क्या आता था, लिथियम, और सबसे नीचे में क्या आता था, प्लेटिनियम, उसके प्लेटिनियम के ऊपर में क्या था, गोल्ड। तो जो कम अभिक्रियाशील धातु हैं, कम सक्रिय धातु हैं, जैसे कि बात करूं मैं सोना की और प्लेटिनियम की, Au एंड प्लेटिनियम, सोना और प्लेटिनियम की बात करें तो क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर कॉपर और सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी भी क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ इसके कहीं कहीं पर ऑक्साइड के रूप में भी उपलब्ध रहता है, ठीक है, कहीं कहीं पर भी ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है। लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, सिल्वर, ये गोल्ड हो गया, और प्लेटिनियम जो है मुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। जबकि ऊपर वाले जो तत्व हैं, सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाले आ रहे थे, लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो ऊपर आ रहे थे वो क्या होते हैं, ये संयुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं। संयुक्त अवस्था मतलब दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करके क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है पृथ्वी की भूपर पट्टी, ये हो गया पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो ये पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से जो भी क्या पाया जाता है, तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है, खनिज कहते हैं। अब अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियां कम होती हैं। धातु की मात्रा अधिक होना चाहिए। जैसे हम खुदाई कर रहे हैं तो पता चला यहाँ से मिट्टी ही निकल रहा है, ठीक है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मिट्टी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। और ऐसा अब यहाँ पर हम खुदाई किए तो ऐसा होना चाहिए कि धातु ज़्यादा निकले, जैसे लोहा ज़्यादा निकल रहा है। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धियाँ कम होती है तथा जिसमें धातु का निष्कर्षण कम खर्च, धातु को मतलब निष्कर्षण मतलब धातु को कम खर्च में निकाला जा सके, निष्कर्षण कम खर्च में और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक, धातु की मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और अशुद्धियां कम होती है तथा जिससे धातु का निष्कर्षण कम खर्च और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। सभी अयस्क क्या हो सकते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क को क्या बोल सकते हो, सभी अयस्क को क्या बोल सकते हो आप, खनिज बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होता। देखो सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भूपर पट्टी में कहीं पर ज़्यादा है तत्व की मात्रा, कहीं पर कम है। तो जैसे हम कहीं पर से धातु निकाल रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो गया तो कोई मतलब नहीं है, उसका मार्केट पे उतना रेट ही नहीं है, तो निकालने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके कुछ कुछ ऑक्साइड दिया हुआ है, अब इसके अयस्क दिए हुए हैं, अयस्क का एक टेबल दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। इसमें का डायरेक्ट 1 नंबर में पूछता है इसका फार्मूला। अयस्क, ऑक्साइड के अयस्क दिए हैं, तो ऑक्साइड का अधिकतर जो है ना भूपर पट्टी में ऑक्साइड का अयस्क ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ही ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करके संयुक्त अवस्था में प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्साइड अयस्क का नाम क्या है, ऑक्साइड के अयस्क का नाम है हेमेटाइट, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इसी का लोहे का मात्रा पाया जाता है, हेमेटाइट का, दंतेवाड़ा में, ठीक है, हेमेटाइट।
इसका फार्मूला है Fe2O3। इसके बाद आता है मैग्नेटाइट, ये भी क्या है, लोहा का ही है, इसका है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फार्मूला है Fe3O4। बैक्साइट का आएगा, देख लेना इस सब का फार्मूला, ठीक है, आप लोग याद कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण। छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण क्या है, वितरण, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। ये पूरे भारत में बात करें तो छत्तीसगढ़, ये पूरे भारत में बात करें हम, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो पूरे भारत में ये मानक रक्षा नहीं है ना, छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज उपलब्ध है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। यदि हम छत्तीसगढ़ में खनिज उपलब्धता की दृष्टि से देखें कितना खनिज उपलब्ध है, तो पूरे भारत में राज्यों के स्थान में हमारा राज्य कौन सा स्थान आता है, तीसरा राज्य आता है। किसके दृष्टि में, उपलब्धता में ना, उत्पादन में नहीं, किसमें, उपलब्धता में। और हम यदि इसके उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन उपलब्ध तो ज़्यादा रहता है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये राज्य अभी 5वां में है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। कभी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, कभी कम उत्पादन हो रहा है, तो ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। लेकिन उपलब्धता की दृष्टि में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान कौन सा है, तीसरा नंबर पे है। और उत्पादन में कौन सा है, तो 5वां नंबर पे है, ठीक है। मतलब उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पर बोला है राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में महत्वपूर्ण स्थान है, तो 5वां स्थान भी एक अच्छा स्थान है ना, महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कुल मिलाकर कितने अयस्क प्राप्त हो, कुल मिलाकर कितने खनिज प्राप्त होते हैं, तो 28 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है, 28 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। और एक और खास बात है हमारे छत्तीसगढ़ का कि पूरे भारत की बात करें या पूरे देश की बात करें तो टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, हमारा छत्तीसगढ़ है। ये कहाँ पर मिलता है, हमारा इस एरिया पे मिलता है, कहाँ, दंतेवाड़ा और सुकमा में मिलता है। पूरे भारत में टीन कहाँ पर मिलता है, हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। वो कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में मिलता है, ठीक है। अब इसके जो दिए हुए खनिज का नाम और कहाँ किस जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका भी एक टेबल दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लेना, कहाँ कहाँ कौन सा खनिज मिलता है। हेमेटाइट दंतेवाड़ा फेमस है। दंतेवाड़ा का बैलाडीला देखे होगे, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या निकलता है, लोहा निकाला जाता है, ठीक है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, अलेक्जेंडराइट, कैसेटेराइट, कोरंडम, सोना, अभ्रक, ये सब चीज़ का दिया हुआ है, किस जिला में मिलता है ये आप लोग देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। धातु कर्म, मेटलर्जी, ठीक है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण कहलाती है। जो भी अयस्क निकलेगा, अब अयस्क में क्या रहता है, कुछ अलग तत्व भी मिक्स रहता है, ठीक है, अलग तत्व भी क्या रहते हैं, उस पर उपस्थित रहते हैं। तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। अब इसके अलग अलग चरण होते हैं कि इसको कैसे अलग अलग किया जाता है धातुओं को। तो अयस्क का सांद्रण, पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। 3 स्टेप में होता है, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शुद्धिकरण। तो अलग अलग धातुओं के अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पहला अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण देखेंगे। खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पृथ्वी से क्या कर रहे हैं, खनन करके कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, कहीं पर रेत रहता है, कहीं पर पत्थर रहता है, तो ये सब क्या रहते हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग,
अधात्री कहते हैं या गैंग कहते हैं। खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में, ये खदानों से प्राप्त, कहीं पर से खदान से प्राप्त अयस्क में क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर का, गैंग किसे कहते हैं। तो खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है। अब अयस्क से हम क्या करना है, धातु प्राप्त करना है ना, तो इसको तो अलग करना पड़ेगा। मिट्टी, रेत, पत्थर और जो भी अशुद्धियां हैं उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है, इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब अलग अलग विधि के लिए क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं, अयस्क के सांद्रण के लिए कई तरह के विधियां यूज होते हैं। तो हम देखेंगे इसका पहला विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या होता है मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, लिखूंगा, लिख के नहीं बताऊंगा क्या होता है, सिर्फ ये बताता हूं। गुरुत्व पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, सबसे पहले क्या होते हैं, जब अयस्क तथा उसके गैंग या अधात्री के अपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है। अपेक्षिक घनत्व कहने का मतलब है, जैसे मैं लोहा की बात करूं और रुई की बात करूं, तो लोहा का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मैं उसको पानी में डाल दूं, लोहे को क्या कर दूं, पानी में डाल दूं, तो क्या होता है, डूब जाता है। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व अधिक रहता है। यदि रुई को मैं डालूं तो क्या हो जाता है, तैरने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग कब करते हैं, जब अयस्क तथा अधात्री, अधात्री गैंग, गैंग क्या है मैं बताया हूं अभी, जो मिट्टी, रेत, पत्थर आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं वही क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है, में के घनत्वों में अंतर होता है, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। किस विधि का, गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस विधि के लिए क्या करते हैं हम लोग, अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। यहां पर कुछ भी ले लिए, इधर से हम क्या कर दिए, डायग्राम आप लोग बुक से देख लेना। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी को प्रवाहित कर रहे हैं। तो जो भी इसमें जैसे अशुद्धियां हैं वो क्या होने लगेगा, जैसे चावल को धोते हैं तो उसमें का जो व्हाइट व्हाइट और जमा रहता है उस पर, वो क्या निकलता है, धुल कर ऊपर आ जाता है ना, और उसको हम अलग कर लेते हैं। वैसे इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो भी अयस्क है उसको क्या कर देते हैं, पीस कर डाल देते हैं। अब इसमें पीसने के बाद क्या करते हैं, पानी को, जल को प्रवाहित करते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, हिलाते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, जिससे जो अयस्क रहते हैं ना, जो भारी रहता है वो नीचे तल पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। वो क्या हो जाता है, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, और अशुद्धियां, जैसे चावल को धोते हैं तो उसमें का व्हाइट कलर वाला जो या कुछ भी उसमें का और जो बचा रहता है वो क्या तैरने लगता है ना, उसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं वो भी क्या होते हैं, तैरने लगता है। और ये क्या हो जाते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, या ये पानी में क्या कर, ऐसे ही बहते रहेगा तो ये क्या हो जाते हैं, निकल के बहते जाएगा अलग, ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। और इसका उपयोग किसके किया जाता है, कार्बोनेट के अयस्क, कार्बोनेट के अयस्क और किसके साथ किया जाता है, कार्बोनेट के अयस्क और ऑक्साइड के अयस्क के साथ किया जाता है। कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्क के साथ इस विधि का उपयोग किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। किसका, हेमेटाइट का, एक बार बुक पढ़ लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, चुंबकीय रोलर लेते हैं। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम से ही समझ में आ जा रहा है, किसके लिए, किस अयस्क के लिए यूज करेंगे इसको, चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये क्या लिए हैं हम लोग, 2 चुंबकीय रोलर लिए हैं। अब इस पर क्या लगा देते हैं हम लोग, कन्वेयर बेल्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट लगा दिए हम, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर
चुंबक पर चलने वाले रबर, ये चुंबक पर चलने वाले रबर है, या ये क्या बोलते हैं, इसी को ही कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। बहुत चौड़ा चौड़ा रहता है कन्वेयर बेल्ट है, जिसमें से ऐसे करके देखे होगे, कहीं प्लांट वगैरह में जाते होगे तो चलते रहता है, बेल्ट लगा रहता है बड़ा बड़ा, उसमें कुछ कुछ कोयला वगैरह जाते रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें चुंबकीय पदार्थ वाला जो भी है उसको हम पीस कर क्या इसमें डालते जाते हैं। ठीक है, चलने वाले रबर के पट्टे पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं। अब जो जिसमें चुंबक नहीं है वो क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर जिसमें अचुंबकीय पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके नीचे गिर जाएगा। और जो चुंबकीय पदार्थ है इसमें जब तक लगा रहता है, जब तक ये क्या रहता है, चुंबक के प्रभाव पे रहता है, तो ये जहां ऐसे ही चुंबक के प्रभाव से ये दूर जाएगा तो ये भी यहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चुंबक के प्रभाव के बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार दो ढेर मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ढेर मिल रहा है, ये एक अचुंबकीय पदार्थ का, एक चुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, इस विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं, टीन के अयस्क के लिए, SnO2 उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग किसके अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है, टीन के अयस्क के अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आगे है झाग उत्प्लवन विधि। ठीक है, झाग उत्प्लवन विधि क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, बारीक पिसे हुए सल्फाइड को क्या कर देते हैं, पाइन तेल या चीड़ का तेल के साथ क्या कर दिया, चीड़ के तेल तथा जल में मिलाकर उसमें ये चीड़ का तेल डाल दिए इसी में ही। ठीक है, और पानी मिलाकर क्या किया जाता है, इसमें अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, आप लोग देख लेना डायग्राम आपके बुक से। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, इसमें वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होता है। इसमें से क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। तो सल्फाइड अयस्क के कणों पर, ये जो सल्फाइड के अयस्क के जो कण पर क्या हो जाते हैं, ये तेल जो है चिपक जाता है, तेल चिपक जाता है, जिसके कारण हवा के बुलबुले, अब इधर से हम क्या कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं ना, तो इसका जो बुलबुला होगा इससे क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर, अब इस पर बुलबुला चिपक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, चिपक जाते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, झाग को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और बाकी जो अशुद्धियां होती हैं, मिट्टी कंकड़ रेत वगैरह, वो क्या हो जाते हैं, नीचे में बैठ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, नीचे में बैठ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित हैं। पता कीजिए कि इन अयस्कों को सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। तो अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है, सबसे ज्यादा लौह अयस्क का कौन सा, हेमेटाइट है, तो इसका इस विधि का उपयोग करते हैं, तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धातु का निष्कर्षण। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।